हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है, कौन सा पार्शियली सॉल्युबल है। पार्शियली सॉल्युबल मतलब कि जो आधा सॉल्युबल है और आधा सॉल्युबल नहीं हो पाया है। समझ गए ये बात? ठीक है, तो चलो ये कंपाउंड हमको दिए हुए हैं, हमको देखना है। पहला कंपाउंड है फेनॉल। तो इन सब के सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं, उससे आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला दिया है तुम्हें क्या? पहला दिया तुम्हें फेनॉल। फेनॉल क्या है? फेनॉल होता है बेंजीन के ऊपर होता है OH। बेंजीन के ऊपर होता है OH। ठीक, पहला फेनॉल। दूसरा है कौन सा? टॉलुइन है। ठीक है, तो देखो टॉलुइन क्या होता है? सेम बेंजीन के ऊपर अगर हम लगा दें मिथाइल CH3, ये होता है टॉलुइन। ठीक, उसके बाद तुम्हारा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड IC लगा है तो कौन सा होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। इसको मैं पूरा ओपन करके लिख रहा हूँ। होता ये ऐसा है HCOOH, इसको मैं लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, ये OH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इथाइलिन मतलब होता है कि CH2, मतलब इथाइल मतलब क्या होता है? 2 CH। ठीक है, ये होगा CH, ये CH, ये तो होगा इथाइल। अब ग्लाइकॉल क्या होता है? जब इन दोनों के ऊपर एक एक OH ग्रुप लगा हो। ठीक, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये वाला हो गया। अब उसके बाद देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होता है? ये होता है C, यहाँ पे 3 Cl और एक होता है H। इसी को हम सीधे सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसके बाजू में लिख रहा हूँ, ये होता है CH3 CHCl3। ठीक है, CHCl3। उसके बाद तुम्हारा कौन सा दिया है? तुम्हारा दिया है पेंटेनॉल। पेंटेनॉल मतलब 5 कार्बन की चेन। ठीक है, सबसे पहले देखो कार्बन की 5 चेन, 1 2 3, 1 2 3 4, ये 5, ये होगा आपके 5 कार्बन, तो ये होगा पेंटेन। अब उसके बाद देखो ऑल लगा है, मतलब क्या होगा? यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप होगा। तो ठीक है, यहाँ पे लगा दो OH, ये हो गया OH। ठीक, अब क्या तुम्हें सेटिस्फाई करना है तो सीधे सीधे लगा दो CH3, वो तुम कर लोगे। बाकी सब पे CH2 लगा दो, बन जाएगा तुम्हारा पेंटेनॉल। अब तुम्हें निकालना क्या है? वो देखो तुम्हें निकालना क्या है? सॉल्युबल कौन सा, इनसॉल्युबल कौन सा। देखो क्या होता है कि जब भी तुम्हें एक फेनोमेना होता है, जब भी तुम्हें क्या दिखे, देखो लाइक डिजॉल्व लाइक एक फेनोमेना होता है, हमने पढ़ा है लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो जैसा है वो वैसे में ही क्या होगा? डिजॉल्व होगा। जैसे कि पोलर वाला अगर पोलर है तो वो पोलर में जाकर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर में जाकर डिजॉल्व होगा। ये तो हमने पढ़ा है ना। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी तुम्हें क्या दिख जाए OH टाइप के ग्रुप, OH टाइप के तुम्हें जब भी ग्रुप दिख जाए तो समझ जाना कि वो पोलर नेचर के होंगे। अब क्यों होंगे? क्योंकि देखो जो ऑक्सीजन है वो होता है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव्स का मतलब सीधे मैंने लिख दिया, ठीक, नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, और हाइड्रोजन क्या होता है? हमें पता है हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, अब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इतना कम होता है ये, मतलब कि इतना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि ये इससे क्या जाता है? खिंच जाता है, और खिंच जाता है इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये आपस में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए बात? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे किसके साथ? दूसरे कोई मॉलिक्यूल के साथ, जिसके पास भी क्या होगा? जिसके पास भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात है ना। तो देखो ये वाला पार्ट क्या है? ये है पोलर। ठीक, ये है पोलर तुम्हारा। और इतना पार्ट क्या है? ये देखो, ये सिर्फ कार्बन कार्बन से बना है, और जहां पर तुम्हें कार्बन कार्बन की एक लंबी सी चेन दिख जाए, समझ जाना वो लिपिड नेचर के होंगे, लिपिड होंगे। ठीक है, लिपिड नेचर मतलब कि वो ऑयल सॉल्युबल होंगे। समझ गए बात? तो ये क्या होगा तुम्हारा? ये हो जाएगा नॉन पोलर। जहां पर कार्बन की तुम्हें एक लंबी सी चेन दिखने लगे, समझ जाना कि वो नॉन पोलर कंपाउंड होगा। तो ये नॉन पोलर, ये पोलर। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्युबल होगा? भाई इतना पार्ट जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा और इतना पार्ट जो है वो रह जाएगा। और यही तो बोला था कि जब आधा डिजॉल्व हो जाए और आधा डिजॉल्व ना हो तो उसको क्या बोलते थे हम? पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, तो फेनॉल क्या है तुम्हारा? पार्शियली सॉल्युबल। समझ गए? बस ऐसे कॉन्सेप्ट लेते चलो और सुनो, अब देखते चलो। अब क्या है तुम्हारा? टॉलुइन। अब टॉलुइन देखो, ये कार्बन और बाकी सब तो कार्बन है ही है। ठीक है,
तो ये भी डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में और ये सब भी डिजॉल्व नहीं होंगे। समझिए बात, ठीक। ये तो डिजॉल्व होगा ही नहीं क्योंकि ये नॉन पोलर है और ये तो नॉन पोलर हमने पढ़ा ही है, ये तो था ही, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा नॉन पोलर है, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा होगा इनसॉल्युबल। समझ गए बात, ठीक। ये होगा तुम्हारा इनसॉल्युबल। अब उसके बाद तुम्हारा क्या, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड देखो, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलरेडी है, यहाँ पर OH तुम्हें दिख ही रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये आपस में बनाएंगे क्या, पोलर बॉन्ड, मतलब पोलर होगा ये नेचर के, क्योंकि पोलर बॉन्ड होंगे, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरे के साथ, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डिजॉल्व, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्युबल। तो ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सॉल्युबल। समझ गए बात। अब देखो तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल में इन सब के पास तो एक एक OH था, इसके पास क्या होगा, इसके पास तो दो दो हैं, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी एक के पास नहीं, अब तो दो के पास है। समझ गए बात। तो ये क्या होगा, ये तो तुम्हारा और हाईली सॉल्युबल होगा, ये ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो ये वाला क्या होगा तुम्हारा सॉल्युबल। समझ गए ना इतना तक, ठीक। अब उसके बाद देखो क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एक कॉन्सेप्ट देखना, क्लोरोफॉर्म के पास क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन ही है ना, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन कार्बन से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने साइड, जिसके कारण इन सब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन से खींच रहा है। समझ गए बात, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन खींचने के कारण इन सब के ऊपर जनरेट हो जाएगा एक चार्ज, और जिस चार्ज के कारण ये हो जाएंगे थोड़े से पोलर बोल रहा हूँ, इतने ज़्यादा भी नहीं हो जाएंगे, ये हो जाएंगे थोड़े से पोलर, और इसके कारण जो क्लोरोफॉर्म है वो इनसॉल्युबल तो नहीं, ये कैटेगरी में आने वाला था इनसॉल्युबल की, लेकिन सिर्फ ही जनरेशन ऑफ ये पोलर क्या होगा, ये पोलर आयन हो गया, ठीक है। इसके ही कारण ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा पार्शियली सॉल्युबल। समझ गए बात, चलो ठीक है। अब पेंटेनॉल का तुम लोग खुद बताओ, एक बार बता पाए, चलो ठीक, समझ गया होगे। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये तो हमारा पूरा का पूरा क्या था, कार्बन का था, बेंजीन हमारा पूरा का पूरा कार्बन का बना था, और यहाँ पर OH था। क्या तुम्हें ये सिमिलर दिख रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा क्या बना है, कार्बन से बना है, और यहाँ पर OH है। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये रिंग सिस्टम था, ये ओपन सिस्टम है, यहाँ पर रिंग बनी है, यहाँ पे ओपन सिस्टम है, लेकिन क्या है, बना तो पूरा कार्बन से ही है ना, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा पार्शियली सॉल्युबल। और एक बात और, कार्बन के कहाँ तक, एथेनॉल, ये सब तो सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्बन की जो चेन है वो छोटी है, इसलिए वो होते हैं सॉल्युबल, ठीक है। जैसे जैसे तुम कार्बन की चेन अल्कोहल में भी बढ़ाते जाओगे, फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहेगा, OH रहेगा, और वैसे वैसे ही तुम्हारा सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में वो कम होती जाएगी, ठीक है। और ये सिर्फ वाटर में नहीं, जितने भी क्या है पोलर सॉल्वेंट है उन सब में होगा ये बात। चलो ठीक है, दूसरा देखो आप, चलो देखो अब ये वाला क्या कह रहा है कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज, इतना तुम्हें डेंसिटी दी है, ठीक, एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयन, मतलब सोडियम आयन, ठीक, पर केजी ऑफ क्या वाटर, ठीक, पर केजी ऑफ वाटर। अब तुम्हें कैलकुलेट द मोलैलिटी, तुम्हें मोलैलिटी निकालना है तो पहले ही समझ जाना कि तुम्हें सब टर्म केजी में चाहिए, मोलैरिटी होता तो किस में, लीटर में चाहिए, ठीक है, तो तुम्हें चाहिए केजी में। अब सोडियम आयन इन द लेक, अब तुम्हें निकालना है क्या, देखो तुम्हें मोलैलिटी निकालना है किसकी, सोडियम आयन की, जो कि किस में प्रेजेंट है, लेक में प्रेजेंट है। तो चलो देखते हैं मोलैलिटी क्या होता क्या है। सबसे पहले तो उसको हम शो करते हैं स्मॉल m से, ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में है, केजी में, और अगर ग्राम में लोगे तो इंटू 1000 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, क्या तुम्हें इधर मोल्स दिए, तो मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, उसको हम शो करते हैं n से। ये क्या होता है तुम्हारा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये पता है। अब ये देखो क्या तुम्हारे पास गिवन मास है, देखो एक बार तुम्हारे पास गिवन मास ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। अब देखो क्या मॉलिक्यूलर मास है, नहीं है, तो क्या हुआ, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है ये बताओ, सोडियम का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, 23 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, 23 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, तो उसको मैं लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na, ठीक है, mNa लिख रहा हूँ मैं,
ठीक, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na। अब गिवन क्या है तुम्हें, गिवन तुम्हें कितना दिया है, गिवन दिया है तुम्हें 92 ग्राम। ठीक, तो बताओ मोल्स क्या आएगा, मोल्स आएगा तुम्हारा गिवन मास 92 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना 23। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आएगी तुम्हारी 4 मोल्स। ठीक, 4 मोल्स। ठीक है, ये तुम्हारे मोल्स आ गए, मोल्स आ गए। अब तुम्हें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा क्या, m आ जाएगा। चलो देखते हैं अब क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है कि नहीं है। ये देखो यहाँ पर kg गिवन है ना तुम्हें, तो यहाँ पे रख दो m इज इक्वल टू पूरा का पूरा गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स हमने कितने निकाले, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकाले हमने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला हमने 4 अपॉन, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, क्योंकि पर केजी की बात है 1। तो मोलैलिटी कितनी आई तुम्हारी, मोलैलिटी आई तुम्हारी 4 मोलल, मोलैलिटी कितनी आई 4 आई तुम्हारी। समझ गए बात। ठीक, ऐसे करना है तुम्हें। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्या कह रहा है हमारा कि इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फाइड इतना दिया है तुम्हें। ठीक, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुमको दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन में तुम्हें मोलैरिटी निकालना है। तो एक लॉजिकल चीज, अगर CuS है और अगर वो किस में जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा, तो वो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Cu2 प्लस S2 ऐसे ही टूटेगा ये। ठीक है, ये देखो ना क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो तुम्हें कितना दिया है, CuS ऑलरेडी गिवन है तुम्हें, CuS कितना गिवन है 6 × 10⁻⁻16 ये गिवन है। ठीक, अब देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या कहता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, Ka इज इक्वल टू, यह होता है ना कि कितना डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो कितना डिसोसिएट हुआ तुम्हारा Cu2 प्लस Cu2 प्लस और S2 ये हुआ अपॉन, मतलब ये होगा तुम्हारा क्या, प्रोडक्ट अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट, यह जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट CuS, यही होगा। यही बताता है ना कि भाई कितना टूटा, कितना डिसोसिएट हुआ, तुम्हें यही बताना ना। ठीक है, तो हमने निकाल लिया कि कितना टूटा और कितना प्रेजेंट था। ठीक है, तो वहां से तुम्हारा कितना जाएगा कि आयंस कितने निकले। समझ गए ना बात। ठीक, तो चलो देखो अब मैं क्या करूं कि इसकी वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं, तो क्या जाएगा ये CuS Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा Cu2 प्लस और ये हो जाएगा S2 ये हो गया। अब देखो ये वैल्यू तुमको गिवन है, देखो क्या दिया है तुम्हें, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इतनी सॉल्युबिलिटी तुमको गिवन है कि जब ये इतना सॉल्युबल हो रहा है फिर इतने प्रोड्यूस करे, इससे सॉल्युबल होने के बाद ही तो ये प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, चलो तो ये सॉल्युबिलिटी तुमको गिवन है। ठीक, अब ये देखो अगर मैं इसको C लिखता हूं, ठीक है, तो इन सबको मैं लिख सकता हूं कि ये सब कंसंट्रेशन है, एक्टिव कंसंट्रेशन लिख सकता हूं मैं इन सबको। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इधर की वैल्यू को अगर मैं C पुट करूं तो क्या होगा, ये देखो ये वैल्यू तो तुमको ऑलरेडी गिवन है तो सीधे पुट कर दो। ये क्या है तुमका 6 × 10⁻⁻16 इज इक्वल टू, अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा C और C पुट करूंगा तो ये हो जाएगा C², ये हो जाएगा C², और C² क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन। ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब क्या करूँ, मैं ऐसे लिखूंगा C इज इक्वल टू √6 × 10⁻⁻16 लिख सकता हूँ ना मैं इसको ऐसे। ठीक, C क्या है तुम्हारा, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसी टर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो C क्या है, C की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, C इज इक्वल टू आएगा 2.45 × 10⁻⁻8, तो ये आ गया तुम्हारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब कि मोलरिटी तुम्हारी आ गई। जब भी कंसंट्रेशन अगर तुम्हें गिवन है तो इन द टर्म ऑफ तुम्हें यही तो होगा ना। ठीक, 2.45 × 10⁻⁻8 तुम्हारा कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी तुम्हारी ये आ गई। समझ गए बात। एक बार और ध्यान से देख लो कि हुआ क्या। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुमको ऑलरेडी गिवन था। ठीक, अब जब सॉल्युबल होगा तो आयंस फॉर्म में टूटेगा, तो ये जब सॉल्युबल हुआ मतलब जब सॉल्युबल हुआ ऐसे। ठीक, ये बता रहा है क्या, डिसोसिएट हो गया ये। ठीक, तो एक इसकी वैल्यू तुमको गिवन थी। अब वो जब हुआ तो हमने क्या किया कि भाई ये कंसंट्रेशन है, दोनों कंसंट्रेशन है, इसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा, इसका भी। जब ये आपस में क्या करेंगे, जब जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि दोनों का कंसंट्रेशन C फिर हो जाएगा वो C², फिर तो आगे का सॉल्यूशन तो समझ ही गए होगे। ठीक है, समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब ये क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। ठीक, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्रिल व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ
इतना एस्पिरिन इज डिजॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ क्या एसीटोनाइट्रिल। ठीक, तुम्हें दिया हुआ है सब कुछ। सबसे पहले तुम्हें कैलकुलेट ही क्या करना है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता क्या है कि भाई अगर मान लो मास परसेंटेज हम एस्पिरिन की बात कर रहे हैं तो मैंने ए लिख दिया, ठीक है। तो मास ऑफ ए मतलब एस्पिरिन अपॉन टोटल मास ऑफ क्या, पूरा का पूरा सॉल्यूशन। ठीक, टोटल मास ऑफ तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन। तो देखो मास ऑफ ए भी लगेगा प्लस मास ऑफ तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें एसीटोनाइट्रिल, तो मैं लिख दे रहा हूँ AC। समझिए बात, देखो मास ऑफ तुम्हें ए लगेगा अपॉन टोटल मास ऑफ पूरा सॉल्यूशन लगेगा। ठीक, तो चलो निकाल लेते हैं हम टोटल मास। कैसे निकालते हैं हम, देखो तुम्हें मास चाहिए, मास क्या तुम्हारे पास गिवन है या नहीं है। देखो 6.5 ग्राम किसका, एस्पिरिन का, तो तुम्हारे पास 6.5 ग्राम गिवन है। तो मास ऑफ एस्पिरिन, मास ऑफ एस्पिरिन तुमको कितना गिवन है, 6.5 ग्राम। 6.5 ग्राम तुम्हारे पास गिवन है। अब मास ऑफ CH3CN मतलब एसीटोनाइट्रिल, ठीक है, वो तुम्हें कितना गिवन है, 450 ग्राम। 450 ग्राम तुम्हारे पास गिवन है। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल, हमें चाहिए टोटल। तो टोटल क्या होगा, टोटल मास कितना होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा भाई, ये होगा 450 ग्राम प्लस 6.5 ग्राम। ये आएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 456.5 ग्राम। ये आ गया, ये आ गया तुम्हारा क्या, टोटल मास आ गया, टोटल मास। अब हमें चाहिए क्या, बस फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट कर दो, फॉर्मूले में सीधे सीधे पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, देखो टोटल मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू, ठीक, मास कितना गिवन है तुम्हें, मास गिवन है तुम्हें 6.5 गिवन है, ठीक है, सीधे पुट कर दो। 6.5 अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 456.5। अब देखो निकालना क्या है तुम्हें, परसेंटेज निकालना है, तो किससे होगा, इंटू 100 से होगा। यहाँ पे कर दो इंटू 100, यहाँ पे भी हो जाएगा इंटू 100। ठीक, परसेंटेज का टर्म है, सिंपल सी बात है, इंटू 100 से होगा ही होगा। ठीक, जब इसको निकालोगे तुम तो मास परसेंटेज किसका, एस्पिरिन का, कितना आएगा तुम्हारा 1.42%। समझिए बात, तो मास परसेंटेज एस्पिरिन का कितना है, 1.42%। समझ गई, ठीक। चलो बस तुम्हें क्या पता होना था, मेन तो तुम्हें फॉर्मूला पताया भी है कि अच्छे से लिखते भी जाना, फॉर्मूले को तो अलग ही लिखते जाओ और यही कॉन्सेप्ट लगता जाएगा तुम्हारा हर जगह, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा कि नेलॉर्फिन सिमिलर टू मॉर्फिन, ठीक, इज यूज टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन, ठीक है, नारकोटिक यूजर। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन वो ले लो, ठीक। अब उसके बाद देखो अब क्वेश्चन है क्या कि डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन 1.5 mg, ठीक, कैलकुलेटेड द मास, ठीक, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल, ठीक, मोलल दिए तुम्हें, एम स्मॉल एम दिया है, ठीक। क्या करा करो, पहले ही तुम किस पे, यूनिट्स पे पहले ही अंडरलाइन कर लिया करो, तुम्हें समझ में आता जाएगा, ठीक। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर दी अबव डोज, इतना जब मास होगा किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है, तो तुम्हें कितना मोलर तुम्हारा बनेगा ये निकालना है, 0.5, ठीक है, 10⁻³ मोलर एक्वस सॉल्यूशन बना। अब तुम्हें जब तुम डोज लोगे तो कितना बनेगा, तुम्हें ये निकालना है कितना मोलर तुम्हें बनेगा, ठीक। तो चलो सबसे पहले क्या हमें निकालना है, मोलर ही निकालना है हमें, ठीक। तो हमें सबसे पहले चाहिए होगा इसके मोल्स, किसके, नेलॉर्फिन के मोल्स, ठीक। तो देखो मोल्स ऑफ क्या, नेलॉर्फिन वो क्या होगा तुम्हारा, वो होता है हमारा क्या, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। अब बताओ गिवन मास क्या तुम्हारे पास गिवन है या नहीं है, ठीक। ये देखो गिवन मास तुम्हारे पास गिवन है, देख डोज ऑफ नेलॉर्फिन जनरली गिवन कितना, 1.5 mg, ठीक, 1.5 mg, तो लिख दो 1.5 mg अपॉन क्या, मॉलिक्यूलर मास है तुम्हारे पास, मॉलिक्यूलर मास हाँ हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको निकालो। ये हो जाएगा 19 इंटू 12 प्लस ये हो जाएगा 21 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 16। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा आएगा 311 ग्राम, 311 ग्राम। अब खुद सोचो यहाँ पे आएगा 311 ग्राम और ये ग्राम में है, ये mg में है,
तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, ठीक, या तो फिर इसको mg को ग्राम में कर लो या ग्राम को mg में कर लो, लेकिन हम किसको करेंगे, मिलीग्राम को करेंगे ग्राम में। क्यों करेंगे, क्योंकि आगे हमें यही लगेगा, ठीक है। जब तुम मोलैलिटी का क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, अगर तुमने mg लगाया तो वहाँ पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो चलो या इसको कन्वर्ट करते हैं, ये क्या आएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये जाएगा 311 ग्राम, ठीक है। ये दोनों ग्राम में हो गए। क्या होता है 1 mg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम होती है कि नहीं होती है, ये पढ़ा है ना। 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, 1000 mg, और तो फिर 1 मिलीग्राम में कितने होंगे, 10⁻³ ग्राम। समझ गए बात, ठीक है। तो बस इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा, कितना आएगा तुम्हारा 4.82 इंटू 10⁻⁻6 मोल। समझ गए बात, क्या आ गए तुम्हारा, मोल्स ऑलरेडी आ गए। अब तुम्हें क्या चाहिए, मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ग्राम में है तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से इंटू, ठीक। क्या तुम्हारे पास मोल्स गिवन है, देखो ये मोल्स तुमको ऑलरेडी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ मोल्स गिवन है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने अभी निकाले, क्या है हमारा 4.82 इंटू 10⁻⁻6 मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ही तो निकालना है हमें कि कितना सॉल्वेंट हमें लगेगा, मास मतलब कितना मास ऑफ सॉल्वेंट हमें लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं रख दे रहा हूँ x इंटू 1000 तो है ही है, बस इसको पुट कर दो, x को इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.82 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये क्या होगा तुम्हारा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1000, ठीक है। ये होगा x इज इक्वल टू तुम्हारा ये होगा, जब तुम x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। तो इतने डोज के लिए तुम्हें कितना मास ऑफ सॉल्वेंट लग रहा है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है 3.2 ग्राम। 3.2 ग्राम तुम्हें चाहिए होगा जब तुम्हें इतने डोज पे बनाना है नेलोरफिन को। समझ गए बात, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो अब क्या कह रहा है तुम्हारा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, ठीक। अब देखो रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग कितना 250 ml ऑफ 0.15 मोलर, ठीक, मोलर ये ml में है, ये मोलर में है, ठीक है, सॉल्यूशन इन मेथनॉल, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया, मोलैरिटी दी है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो ऊपर 1000 से इंटू, ठीक है, 1000 से इंटू, क्यों ml में हमें दिख ही रहा है, ठीक है। पहले ही बोला था कि यूनिट पे पहले सर्कल लगा लिया करो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हम निकाल ही सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है हमारे पास, ठीक है, इंटू 1000, और मोलैलिटी तो है ही, ठीक, मोलैलिटी है। देखो ये क्या हो जाएगा 0.15, ये देखो मोल, हमें मोलैलिटी गिवन थी, इज इक्वल टू मोल्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ n, और किसका सॉल्यूट क्या है हमारा इधर, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड, ठीक, n बेंजोइक सीधे लिख दिया, ठीक। अब अपॉन कितना है, ये हो जाए 250 ml इंटू 1000, बस इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा तुम्हारा n बेंजोइक एसिड, n बेंजोइक इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको, देखो साइड चेंज बस करना है, ये हो जाएगा 0.15 इंटू 250 अपॉन 1000 लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा 0.0375। समझ गए, इतने मोल्स क्या है तुम्हारे प्रेजेंट हैं, मतलब इतना सॉल्यूट तुम्हारे पास प्रेजेंट है, इतने मोल्स बेंजोइक एसिड के प्रेजेंट हैं, ठीक। अब तुम्हें चाहिए क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। भाई तुम्हें अमाउंट चाहिए कि कितना लग रहा है बेंजोइक एसिड, तो तुम्हें उसका मास चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारा मोल्स तो तुम्हारे पास आ गए, अब ये क्या होता है तुम्हारा मोल्स, देखो मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास तो हम निकाल सकते हैं, गिवन मास हमें निकालना है, मतलब क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा n बेंजोइक, मतलब वही समझ जाना किसका सॉल्यूट, किसकी बात चल रही है, मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड की बात चल रही है, ठीक है। गिवन मास हमें निकालना है तो x रख दिया हमने। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा इसका बेंजोइक एसिड का, चलो निकालो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 12 प्लस
ये कितने हाइड्रोजन है टोटल 6, तो 6 × 1 प्लस कार्बन फिर से 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है तुम्हारे पास 2 × 16, ये आएगा तुम्हारा 122 ग्राम। कितना आएगा तुम्हारा 122 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 122 ग्राम। तो बस हमें पता है इन वैल्यू को कंपेयर करो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा n, ये हो जाएगा x/122 ग्राम इज इक्वल टू, कंपेयर करो इनको, इसकी वैल्यू की जगह इसके रख दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.037। ठीक है, 0.075 भी है, मतलब 3 वैल्यू तक ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 0.037 × 122। समझ गए। अब इसको सॉल्व करोगे तो जब तुम्हारी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 4.57 ग्राम। समझ गए। तो कितना मास प्रेजेंट है, कितना अमाउंट है बेंजोइक एसिड का, 4.57 ग्राम। देखो इसमें तुम्हें मेन पता क्या होना था, पहले मोलैरिटी पता होनी थी। ठीक है, मोलैरिटी से तुम क्या निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के तुम्हें फॉर्मूले पता है, क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये तुम्हारा मोल्स आ गया। इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो कि इसकी वैल्यू इससे इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या, हमें गिवन मास तो निकालना था, हमने एक्सपुट किया, मॉलिक्यूलर मास हमें पता था। जब सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 4.57 ग्राम। समझ गए ये। ठीक है, समझ गए नहीं अच्छे से, चलो ठीक। अब दूसरा देखो, अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, इन सब के लिए हमें बताना, अब इन द ऑर्डर गिवन एक्सप्लेन ब्रीफली। भाई तुम्हें ये बताना है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए ज़्यादा या कम होगा इन ऑर्डर में। चलो अच्छा, एक बात देख लेते हैं क्या होता है। डेल टी एफ यही होता है फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है आई के एफ एम के। ये हमें पता है। आई क्या होता है कि भाई जितने ज़्यादा आयंस बनेंगे, कितने आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, यही शो करता है आई। वही आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट, वन टॉप फैक्टर। ठीक है, आगे आएगा हमारा, वो भी लगाते हैं हम। देखो आई इज इक्वल टू आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं ना कि जो डेल टी एफ है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा होगा जितने आयन प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन के अंदर, आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको ही, इसी लॉजिक को लेके हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलो। अब देखो, पहला है तुम्हारा एसिटिक एसिड, वो क्या होता है तुम्हारा CH3COOH। ठीक, दूसरा क्या है तुम्हारा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो में कुछ नहीं है, H की जगह पे Cl3 लगा दो, COOH। ट्राइफ्लोरो में क्या हो जाएगा, CF3COOH। ठीक है, हमें पता है ये वीक एसिड है, तो ये इतने आयंस देगा नहीं, इतना डिसोसिएट ये होगा नहीं। उसके बाद ये जो उससे थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है, ये सब ज़्यादा एसिडिक है। अब क्यों है, ये देखो, सब तो एक ही टाइप के हैं, सब एसिडिक एसिड है, बस फ्लोरो क्लोरो लग गया, तो ये क्यों है, चलो वो देखते हैं। देखो कार्बन के साथ यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन जुड़ा है, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये O, और यहाँ पे ये H। ठीक, अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम एसिटिक एसिड का। ये है हमारा CH3, ये H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और ये है CO, और ये H, ऐसा है। ठीक है, अब देखो जब ये H जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है, ये बनाएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये बनाएगा पॉजिटिव, ये बनाएगा नेगेटिव। तो क्या होगा, देखो ये सब तो इससे इलेक्ट्रॉन खींच ही रहे होंगे। किससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कौन, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके ऊपर बन जाएगा क्या, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, जिसको मेंटेन कौन कर रहा है, तुम्हारा फ्लोरीन मेंटेन कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तू तो भाई दे दे, जितने हाइड्रोजन है तेरे पास दे दे, कोई बात नहीं, हम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम खींचते जाएंगे और तुम्हें स्टेबल करते जाएंगे। ठीक है, ये वाला पूरा स्टेबल कौन कर रहा है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा स्टेबल कर रहा है फ्लोरीन, जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो क्या करेगा, इसके पास आएगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फ्लोरीन तो चाहता ही है कि भाई किसी के पास इलेक्ट्रॉन न जाए और हम एक्सेप्ट करके हम स्टेबल हो जाएं। ठीक है, क्या होगा, अभी तो ये बॉन्डेड है, लेकिन ये सब के सब क्या करेंगे,
अपने साइड पे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव को फुलफिल कौन करेगा, ये जो नेगेटिव आया। समझ गए बात, ठीक। कौन फुलफिल करेगा, जो नेगेटिव आ रहा है। तो या ये जो कंपाउंड है ये कैसा प्रेजेंट होना चाहेगा, ये हमेशा प्रेजेंट होना चाहेगा CF3COO माइनस प्लस H प्लस में। जब ये ऐसा प्रेजेंट होना चाहेगा तो ये हमेशा ये भी चाहेगा कि ये हमेशा डिसोसिएट ही रहे। अब दूसरे साइड इधर की बात करो, जहां पे जब ये हाइड्रोजन जाएगा, कौन सा हाइड्रोजन, जब ये जाएगा, ठीक है, ये बनाएगा क्या, H, ये H, C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, यही बनेगा। अब इनको स्टेबल करने के लिए कोई है ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन है इधर। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ये स्टेबल ज़्यादा फॉर्म में रह नहीं पाएगा। समझ गए बात, देखो स्टेबल का मतलब ये है कि ये इस फॉर्म में रहना पसंद नहीं करेगा। ये किस फॉर्म में रहना पसंद करेगा, ये पसंद करेगा CH3COOH, जो कि इसका क्या है, ये स्टेबल फॉर्म है। समझ गए बात, क्यों, और हमें पता है कि जो एसिटिक एसिड है वो पार्शियली डिसोशिएट होता है। समझ गए, पार्शियली मतलब ये आधे आयन देगा, आधा डिसोशिएट होगा और आधे कंपाउंड में ही प्रेजेंट रहेगा। तो इन्हीं टाइप के इसको वो क्या बोलते हैं हम, इसलिए एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं वीक एसिड। समझ गए, तो ये इसका स्टेबल फॉर्म हो गया। अब खुद सोचो, आयन कौन ज़्यादा देगा, फ्लोरो ज़्यादा देगा कि एसिटिक एसिड ज़्यादा देगा। आयन मतलब कौन ज़्यादा डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट होगा हमारा फ्लोरो, ठीक है। तो फ्लोरो, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उस पर चलते चलो, फ्लोरो, उसके बाद आएगा तुम्हारा क्लोरो, फिर आएगा तुम्हारा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट की, देखो डेल टी एफ किस पे डिपेंड करता है, आई पे। आई क्या है, जितना ज़्यादा कोई डिसोशिएट हो रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा कोई डिसोशिएट हो रहा है। और डिसोशिएट हो कौन रहा है, पहले तो हो रहा है तुम्हारा फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो, उसके बाद कौन हो रहा है तुम्हारा क्लोरो, फिर हो रहा है तुम्हारा नॉर्मल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा ये। समझ गई बात, चलो एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इसको। देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, उसके बाद किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद होगी तुम्हारी एसिटिक एसिड की, ठीक है। तो जब तुम क्या जाओगे, जब तुम इस साइड आओगे तो जो डेल टी एफ की वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका आई ज़्यादा, आई मतलब कि डिसोसिएशन ज़्यादा है। डिसोसिएशन मतलब कि ये इतने आयन सॉल्यूशन के अंदर जल्दी दे रहा है। समझ गए बात, ठीक है। तो आंसर ये होगा, समझ गए, चलो ठीक है। देखो अब क्या है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF निकालना है, ठीक। ऑफ वाटर व्हेन इतने ग्राम ऑफ इसमें इज एडेड टू इतने ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भैया, क्या है वाटर को, ठीक है, इतने ग्राम किस में ऐड करा है, इसमें 250 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करा है, ठीक। तुम्हें फॉर्मूला गिवन है। अब Ka तुमको गिवन है, Kf तुमको गिवन है, ठीक है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी गिवन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी तुम्हें गिवन है। तो अब तुम्हें निकालना क्या है, TF तुम्हें निकालना है। TF की वैल्यू हमें पता है, TF क्या होता है, TF इज इक्वल टू IKFM होता है, ये हमें पता है, ठीक है। हमें ये सब चाहिए, क्या हमारे पास KF है, हाँ हमारे पास KF है। M है, M क्या है तुम्हारा, मोलालिटी, ठीक है। M है, नहीं है। I है, I भी नहीं है। तो बस चलो सब निकालना पड़ेगा हमें, चलो हम निकालते हैं। ये क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं मोलालिटी। M इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, M इज इक्वल टू होगा नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 कब, जब ये होगा किसमें, ग्राम में। समझ गए बात, तो चलो निकालते हैं। M इज इक्वल टू क्या आएगा, M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट है क्या तुम्हारे पास, ठीक है। देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं तुम्हारे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। गिवन हमको दिया है, कितना दिया है, 10 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं उसका, ठीक है। तो निकालते हैं, ये कितना आएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास, देखो ये हो जाएगा 12 + 3 + 12 + 2 प्लस फिर से 12 आ गया, ये देखो 12 प्लस ये कितने हैं 1 प्लस Cl का कितना होता है 35.5 प्लस फिर से कार्बन 12 प्लस कितने ऑक्सीजन है 2, तो सीधे 2 × 16 कर दिया प्लस 1, ठीक है। सीधे सीधे भी लिख सकते थे कि कार्बन कितने हैं तुम्हारे 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 12 × 4 हो जाएगा प्लस,
ठीक, बाकी के हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 6 7, तो ये 7 प्लस, ठीक, बाकी के कार्बन हो गए हमारे, और बचा क्लोरीन 35.5 इंटू 2 इंटू 16, ठीक, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक, जब इसको तब तुम कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 122.5, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया तुम्हारा 122.5, यहाँ पे रख दो 122.5 ग्राम। ठीक है, अब क्या, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 0.081, समझ गए, क्या आएगा तुम्हारा 0.081। ठीक, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे आ गए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे आ गए। ठीक, तो बस रख दो, यहाँ पे रख दो 0.081 अपॉन क्या मास ऑफ सॉल्वेंट है तुम्हारे पास। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या तुम्हारे पास, देखो ये इज एडेड कितने 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 ग्राम, अब ये ग्राम में तो इंटू 1000, ठीक है, तो इस यहाँ से मोलरिटी कितनी आई तुम्हारी, मोलरिटी आई तुम्हारी 0.326, समझ गए बात, 0.326, ये आ गई तुम्हारी मोलरिटी। चलो एक टाइम तो आ गई, KF गिवन है, आई चाहिए, अब आई कैसे निकालोगे, चलो वो देखते हैं आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, तुम्हें क्या निकालना है, आई निकालना है। आई के लिए तुम्हें चाहिए अल्फा, अल्फा के लिए तुम्हें चाहिए के, मतलब क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक, तो देखो ये हमारे पास दिया है, क्या दिया तुम्हें, CH3 CH2 CH ClCOOH, ये तुमको गिवन है। जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या क्या देगा, ये देगा तुम्हें क्या क्या, ये देगा तुम्हें CH3 CH2 CH ClCOO माइनस प्लस H प्लस, यही देगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इनिशियल टाइम पे इनका कंसंट्रेशन क्या क्या होगा, देखो अगर टाइम इज इक्वल टू 0 हो, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं करी गई हो, तो ये वाला कंसंट्रेशन तो बहुत ज़्यादा होगा। मान लिया कि ये C है और ये दोनों 0 0 होंगे, मतलब H प्लस भी नहीं होगा, जब ये वाला मॉलिक्यूल भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं T इज इक्वल टू टाइम T पे, मतलब जब इक्वेशन चल रही होती है या एकदम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाती है, तो क्या होगा, मान लो C में से कुछ पार्टिकल निकल गए, C अल्फा पार्टिकल निकल गए, यही होगा, टूटेगा, हमने मान लिया टूटा तो कंसंट्रेशन अल्फा, समझ गए, ये इतने पार्टिकल टूट गए, किस में से, कंसंट्रेशन में। तो कितने पार्टिकल टूटे, कौन से पार्टिकल टूटे, यहाँ पे जाएगा C अल्फा, यहाँ पे जाएगा C अल्फा, नहीं समझे। देखो क्या हुआ, कंसंट्रेशन जब 0 था, मतलब जब तुम्हारा टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन 0 0 थे। अब क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल टूट गए, कुछ ही पार्टिकल टूटे, मतलब C अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गए, कुछ जब ये स्टार्ट हुआ टूटना तो C अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गए। अब तो पार्टिकल निकले कितने, C अल्फा ही तो निकले, मान लो कि 100 ये गिवन है, 100 तुम्हारा था 0 0, अब मैं तुमसे पूछूं कि एट आधा घंटे बाद क्या हुआ, यहाँ से 50 निकल गए। ठीक, 50 निकल गए तो 50 ही तो आएगा, जिधर से अगर मैंने 50 निकल गए तो कितने टूटे, 50 ये टूटे, 50 ये बने होंगे, समझ गए बात। ठीक, तो चलो अब क्या होगा, अब मैं तुमसे पूछूं कि डिसोसिएशन कितना हुआ, मतलब डिसोसिएशन मतलब Ka, तो तुम क्या कहोगे हमसे, तुम ये कहोगे कि जितना प्रोडक्ट है अपॉन, अगर मैं क्या कर दूं, जितना प्रोडक्ट है C अल्फा और ये C अल्फा, ठीक है, टूटने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो क्या होगा ही नहीं ना, यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हुआ, कब होगा, जब टूट जाएंगे उसके बाद, आफ्टर डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो Ka क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये प्रोडक्ट अपॉन क्या, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन C माइनस C अल्फा, ठीक, C माइनस C अल्फा। अब ये क्या आएगा, Ka इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं, क्या आएगा ये C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन, इसमें से C कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, C से C कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा Ka इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक, अब एक बात ध्यान से सुनो, ये है तुम्हारा क्या, वीक एसिड, ये है तुम्हारा क्या, वीक एसिड, तो जो चीज़ें टूटी, मतलब जो डिसोसिएट आयन हुए वो भी बहुत कम होंगे। ठीक है, वो भी बहुत कम होंगे, मतलब कि देखो क्या होगा कि जो अल्फा जो टूट के निकले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, किससे, 1 से। ठीक है, इसलिए हम इसको कर देते हैं नेग्लेक्ट, ठीक है, तो तुम्हारी टर्म क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा तुम्हारा Ka इज इक्वल टू, इसको तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, अल्फा इज इक्वल टू
के ए अपॉन सी अंडर रूट। समझ गए बात? ये आई तुम्हारी वैल्यू, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए अपॉन सी। समझ गया ना ये बात? ठीक, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास के ए है क्या? के ए हमारे पास गिवन है। ठीक, सी है क्या? हमने सी अभी निकाला, मोलालिटी। ठीक, बस वैल्यू को पुट कर दो, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करो, क्या आएगा तुम्हारा? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या है? के कितना है तुम्हारा? 1.4 इंटू 10⁻³ अपॉन कंसंट्रेशन कितना आया था तुम्हारा? यह था 0.326, इतना आया था। अब इधर से जब तुम अल्फा सॉल्व करोगे, अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा? ये देखो, ये 0.326। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी? 0.065। समझ गए? अल्फा कितना आएगा तुम्हारा? 0.065। बस अल्फा आ गया। अब हमें चाहिए क्या? आखिरी में बस आई चाहिए, आई से हम अल्फा निकाल सकते हैं। अब देखो वो कैसे निकाल सकते हैं। आई होता क्या है? आई होता तुम्हारा वांट ऑफ फैक्टर। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन और एसोसिएशन। समझ गए? अपॉन नंबर ऑफ सेम सॉल्यूट पार्टिकल, बस वो होगा बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। मतलब इसका मतलब क्या है? आई क्या होता है? आई होता है कि जितने पार्टिकल तुम्हारे टूट गए वो उसके अपॉन में जब इनिशियल कंसंट्रेशन था, मतलब कि जब तुम्हारे पार्टिकल टूटे ही नहीं थे या जुड़े नहीं थे, ठीक है, वो वाला पार्टिकल। तो आई तुम्हारा ऐसे निकलता है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तुम बताओ। ठीक, जब तुम्हारे टूट गए, ठीक है, तो टूट गए की वैल्यू क्या आएगी? देखो, वो सॉल्यूट जहां पर तुम्हारा क्या आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब ये डिसोसिएशन हो गया ना, तो कितना आएगा? सी माइनस सी अल्फा, ये वाला आएगा। ठीक, क्योंकि ये टूटने के बाद का सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, यही आएगा। ठीक है, टोटल आ गया ना ये, टोटल अपॉन, उसने क्या बोला है? बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। बिफोर का क्या आएगा? बिफोर जब कंसंट्रेशन तुम्हारा क्या हो? सी हो। ठीक है, कंसंट्रेशन सब सिर्फ जी हो। अब देखो, ये होगा तुम्हारा बिफोर का, जब टाइम जीरो था, जब टूटना स्टार्ट ही हो रहा था, तो ये हो जाएगा सी प्लस ये जीरो लिखना जरूरत ही नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। क्या होगा? सी माइनस अल्फा, सी अल्फा कैंसिल, बचा क्या? ये बचेगा आई इज इक्वल टू सी प्लस सी अल्फा अपॉन सी। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो सी, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, बचा 1 प्लस अल्फा। तो आई की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? आई इज इक्वल टू आ गया तुम्हारा 1 प्लस अल्फा। ठीक, अब क्या अल्फा तुम आई निकाल सकते हो। आई क्या था तुम्हारा? अल्फा कितना था तुम्हारा? देखो, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस 0.065, बस आ गया तुम्हारा सब कुछ। अब सीधे पुट कर दो, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? 1.065, बस पूरी वैल्यू आ गई है अब तुम्हारे पास। देखो, आई तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है, और क्या चाहिए? के एफ तुम्हारे पास है और मोलालिटी हमने निकाल ली थी। बस अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो और तुम जंग जीत गए। ठीक, तो चलो अब देखो, टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी एफ इज इक्वल टू आई मतलब 1.065 इंटू के एफ तुमको कितना दिया है? 1.86, ये देखो ये है तुम्हें के एफ, इंटू मोलालिटी कितनी निकाली थी तुमने? 0.326। ठीक है, अब इधर से जब तुम टी एफ की वैल्यू सॉल्व करोगे, ठीक है, ये तो यहाँ से निकला था ना अपना, ठीक, यह आएगा 0.647 डिग्री। ठीक, कितना आएगा तुम्हारा? ये 0.647 आएगा। समझ गए बात? तो देखो, इतना सब सॉल्व करने के बाद हमें क्या क्या लगा, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा, इतना तो समझ गए थे। ठीक, चलो वो देख लेते लगा क्या क्या। हमें मोलैलिटी लगी, पहले तो हमें लगा था डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या? आई के एफ एम। मोलैलिटी हमें पता था तो हमने उससे निकाला। आई कैसे निकाला हमने? 1 प्लस अल्फा से। अल्फा कैसे निकाला था हमने? अंडर रूट के ए अपॉन सी से। ठीक है, के ए कैसे निकाला था हमने? के ए निकाला था हमने कितने डिसोसिएट हुए, मतलब प्रोडक्ट साइड, सी अल्फा याद करो, अपॉन टोटल कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है वो सी, यही था ना बिफोर डिसोसिएशन, और ये ऐसे निकाला था हमने। ठीक, यहाँ पे क्या था? सी बस था कि सी माइनस अल्फा, ऐसा था, यही था ना। ठीक, हमने ऐसे निकाला, बस रिलेट करते चलो। तुम्हें इतना सब मेन बस पता होना चाहिए, बाकी तो तुम पूरा कर लोगे। ठीक है, बस ये पता होना था तुम्हें। ठीक, समझ गए बात? चलो ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा वो देखते हैं हम। ठीक है, क्या कह रहा है कि 19.5 ग्राम ऑफ
कितना दिया है तुम्हें, फ्लोरोएसिटिक एसिड तुम्हें गिवन है, ठीक, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व कितना 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब कैलकुलेट तुम्हें क्या करना है वो देखते हैं हम। कैलकुलेट हमें वन ऑफ फैक्टर निकालना है, वो होता है आई, ठीक। हमें एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, वो क्या होता है, वो होता है के ए, जो कि हमें पिछले किसमें क्वेश्चन में पूरे के पूरे दोनों गिवन थे, ठीक। के एफ फॉर तुम्हें, के एफ तुमको गिवन है, ठीक। फॉर वाटर कितना दिया तुम्हें 1.86 के मतलब केल्विन के जी मोल इनवर्स। तो ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इससे। हमें क्या फॉर्मूला पता है, डेल टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, आई के एफ एम, यही होता है ना, आई के एफ एम, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास के एफ तो है, मोलैलिटी हम निकाल सकते हैं के, और डेल टी एफ भी हमारे पास है। डेल टी एफ कितना दिया तुम्हें, 1 डिग्री सेल्सियस तुम्हें दिया है, ठीक। तो जब हमारे पास ये है, हम के ये निकाल लेंगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी, हम मोलैलिटी निकाल लेंगे तो के एफ भी है, एम भी है, तो आई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले निकालते हैं हम क्या, मोलैलिटी। मोलैलिटी होती क्या है, देखो मोलैलिटी क्या होती है, एम, सीधे देखो आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे आप, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब बताओ गिवन कितना दिया है तुम्हें, गिवन तुम्हें दिया 19.5 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, वो निकालोगे तुम, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, ठीक है, तो 2 × 12 प्लस, समझ गए ना, ये तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, +3 प्लस फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन 1 है 19 मास प्लस, और 2 × 16, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा ऑलमोस्ट 78, ठीक, 78 ग्राम, ठीक। तो ये हो जाएगा 78 ग्राम, ठीक, ये होगा तुम्हारा एन, ठीक है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, वो आएगी 0.25 ग्राम। तो ये आ गया तुम्हारे मोल्स, ठीक है। तो चलो अब मोलैरिटी निकालते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये है, कितना है तुम्हारे 0.25 रख दो, अपॉन क्या लगेगा अब, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया तुम्हें, 500 में डिजोल्व इन 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो इनटू ऊपर 1000 से, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, m की वैल्यू आएगी, m इज इक्वल टू आएगा 0.50 m, कितने 0.50 मोलर आ गया तुम्हारा। बस अब देखो ये तो तुम्हारे पास है, ये तुमने निकाल लिया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो देखो कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे तुम क्या करो, आई की वैल्यू निकालो, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा डेल टी एफ, ठीक, अपॉन के एफ इंटू एम, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब इधर वैल्यू पुट करो तो आई इक्वल क्या आएगा, आई इज इक्वल टू डेल टी एफ कितना दिया है तुम्हें, देखो ये 1 डिग्री सेल्सियस दिया ना तुम्हें, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यही होता है डेल टी एफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के एफ की वैल्यू कितनी दी है तुम्हें, गिवन है, हाँ गिवन है 1.86, रख दो यहाँ पे 1.86 इंटू, अब उसके बाद एम तुम्हें दिया है क्या, एम अपने अभी निकाला था, कितना आया था 0.50, यहाँ पे रख दो 0.50, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 1.07, समझ गए 1.07, ये आ गया तुम्हारा आई, ठीक है। देखो आई की वैल्यू हमने निकाल ली, आई की वैल्यू हमने निकाली, तो द वांट ऑफ फैक्टर वाला हमारा ये इधर खत्म। अब हमें मेन चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो कैसे निकालेंगे हम, याद करो डिसोसिएशन मतलब हमें क्या चाहिए, के ए चाहिए। के ए कैसे निकालते थे हम, पहले हमें फिर से क्या चाहिए होगा, अल्फ़ा चाहिए होगा, अल्फ़ा याद आ रहा है, अल्फ़ा के तुम वैसे ही निकालोगे ना, ठीक। तो चलो अब हम के निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू कैसे आती है, देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा फिर से वीक एसिड है, ठीक, वीक एसिड है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो अब क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे होगा क्या, ये एसिडिक एसिड क्या होता है तुम्हारा, वीक एसिड होता है ना, देखो यहाँ पे क्या होगा CH2, ठीक, FCOOH। जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस फॉर्म में डिसोसिएट होगा, Ca होगा CH2 FCOO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे ही होगा, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 0 होगा, जब टाइम 0 होगा, ठीक है, तो जब चालू होगा, ठीक। अब एट टाइम t की बात करें,
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सी में से कुछ पार्टिकल्स निकल जाएंगे इसके, मतलब कुछ डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना डिसोसिएट हुआ, कितने पार्टिकल निकले, सी अल्फा निकले, यही पढ़ा था हमने। और वॉन टॉप फैक्टर क्या कहता था कि सम किसका, जितने भी सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन प्रेजेंट है वही। ठीक है, तो वो तो मैं सीधे सीधे बता सकता हूँ, लेकिन फिर से बता रहा हूँ एक बार, देखो सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, यही होता था आई इज इक्वल टू अपॉन ये क्या हो जाएगा, इनिशियल कितने प्रेजेंट थे, सिर्फ सी प्रेजेंट था, यही था, सिर्फ सी प्रेजेंट था। ठीक है, तो बस रख दो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी अल्फा कैंसिल। ठीक है, सी कॉमन ले लो, सी 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अपॉन सी, सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा तुम्हारा, आई इज इक्वल टू बचा 1 प्लस अल्फा। बस अब तुम्हारे पास आई की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू निकालो। चलो ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आई थी पानी, 1.07 माइनस, जब इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, आई -1। ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये आएगा तुम्हारा 0.07 इज इक्वल टू अल्फा, ये आ गया तुम्हारा अल्फा। अब अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी देखो। चलो, होता क्या है, के ए की वैल्यू क्या होती है, के ए इज इक्वल टू होता क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी अल्फा। तो बस हमारे पास सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.50, मोलारिटी निकाली थी हमने, अल्फा हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो बस सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, के ए की वैल्यू क्या आएगी, देखो के ए इज इक्वल टू सी कितना है तुम्हारा 0.50, ठीक, इंटू अल्फा कितना है तुम्हारा 0.07 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 0.07। ठीक है, अब इधर से तब तुम के ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, के ए इज इक्वल टू आएगा 0.003। ठीक, के की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी 0.003, समझ गए। आई की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1.07 और के की वैल्यू आई 0.003, समझ गए बात। ठीक है, तो इतना डिसोसिएट हो रहा है और वॉन टॉप फैक्टर कितना है उसका 1.07, समझ गए बात। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 33 हो गया। ठीक, 33 हमारा खत्म। चलो अब दूसरा देखते हैं। देखो 34 अब क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना 293 केल्विन पे तुम्हें इतना गिवन है। ठीक, mmHg में। उसके बाद कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक, एट इतने केल्विन पे, और तुम्हें कितना दिया, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक तो तुम्हें क्या दिया है, सिर्फ वाटर का, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमें प्योर वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक, प्योर वेपर प्रेशर हम लिख सकते हैं P0 इज इक्वल टू हमें कितना है 17.535 गिवन है। ठीक है, अब कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर किस पे, इतने, जब इतना डिजोल्व है ग्लूकोज किस में 250 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक, मतलब 450 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक, तो अब हमें निकालेंगे कैसे, हमें पता है क्या होता है, P इज इक्वल टू P0, ठीक, XA, अगर A की बात चल रही तो A। ठीक, ये होता है। अब हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें निकालना है भाई मोल फ्रैक्शन A का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अब देखो XA क्या होता है, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मतलब सॉल्वेंट की बात चल रही है ये। ठीक है, XA क्या होगा, ये होगा तुम्हारा Na अपॉन Na प्लस NB, यही होता है। और हम पढ़ते आए हैं मोल क्या होता है भाई, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका, A का, अपॉन फिर से गिवन वेट A का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट A का, प्लस अब ये NB है तो क्या हो जाएगा, गिवन वेट B का अपॉन मॉलिक्यूलर वेट B का। ठीक, तो बस सिंपल सी बात, तुम्हें मोल निकालने हैं। अब B क्या है इधर, B है तुम्हारा ग्लूकोज, A क्या है तुम्हारा वाटर। ठीक है, चलो अब निकालते हैं XA, मतलब Na कितना आएगा तुम्हारा, Na इज इक्वल टू गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर, Na वाटर की बात चल रही है, वाटर कितना है तुम्हें, कितना गिवन है 450 ग्राम, 450 ग्राम तुम्हें गिवन है, लिख दो 450 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालने की जरूरत तो है नहीं, सबको पता होता है वाटर का कितना होता है 18। Na की वैल्यू आएगी तुम्हारी 25, कितने मोल है, कितने मोल, 25 मोल। ठीक, अब उसके बाद देखो NB की वैल्यू कितनी आएगी, NB फिर से वही करो, गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर, गिवन कितना है तुम्हें, गिवन है तुम्हें 25। ठीक है, 25 लिख दो। अब ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर वेट तुम्हें निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्या होता है C6H12O6, यही होता है। ठीक है, तो इसको लिख दो 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, ऐसे लिख दूं। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा, यह आएगा तुम्हारा 180। ठीक है, 180 आएगा तो यहाँ पे रख दो 180। अब NV की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी
2.13। समझ गए बात? दो वैल्यू तुम्हारे पास आ गई हैं, बस अब इधर पुट कर दो सीधे सीधे। ठीक, अब इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, सीधे सीधे तुम इधर ही पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि एन भी हमारा आ गया। ठीक, चलो पुट करो। एक्स ए इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा, एन ए कितना है तुम्हारा 25 अपॉन, ठीक, सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं 25 प्लस 0.13। ठीक है, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 25.13। एक्स ए की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, ऑलमोस्ट 0.99। इसका एक ही आएगा ना 0.99, ये बड़ा है थोड़ा सा बस पॉइंट में, तो 0.99। ठीक, अब एक्स ए की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है, यहाँ पे तुम एक्स ए की वैल्यू रखोगे, तुम्हें प्योर पता ही है, तो किसका जाएगा ये तुम्हारा, किसका जाएगा, वाटर का जाएगा। चलो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा तुम्हारा, P इज इक्वल टू कितना दिया तुम्हें 17.53 इंटू, ठीक, इंटू कितना आया तुम्हारा, एक्स से कितना है तुम्हारा 0.99। जब P की वैल्यू की निकालोगे तो वो कितनी आएगी तुम्हारी, वो आएगी, ये आएगी तुम्हारी 17.43 कुछ। ठीक, तो भाई कितना प्रेशर है वाटर का जब ग्लूकोज को मिलाया गया इतने वाटर में, तो वो क्या है 17.43। ठीक है, अब बताओ ये प्रेशर है, तो वही किस यूनिट में निकाल लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा mmHg। समझ गए? ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है, समझ गए ना, बढ़िया। देखो अब दूसरा देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी, ठीक है, ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट इतने केल्विन पे, और तुम्हें ये वैल्यू दी है किसकी, हेनरी कांस्टेंट की। ठीक, कैलकुलेट दी सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, सॉल्युबिलिटी किसकी, मीथेन की, इन बेंजीन एट इतने केल्विन पे, और प्रेशर तुम्हें गिवन है। ठीक, तो भाई हेनरी कहता है क्या है, हेनरी कहता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उतना ही मोल गैस का भी प्रेजेंट होगा। वो क्या है, एक्स गैस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है, के एच आता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालना है, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये निकालना है मोल्स की कितनी सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, मीथेन गैस की। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है, P अपॉन के एच हो जाएगा ये, इज इक्वल टू एक्स गैस हो जाएगा ये। ठीक, P कितना प्रेजेंट है तुम्हारा, P तुमको दिया है 760 mmHg अपॉन 760 mmHg अपॉन के एच तुमको दिया है क्या, के एच तुमको दिया है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5, 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स गैस, मतलब मीथेन है वो, गैस की जगह मीथेन लिख सकते हो। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 178। समझ गए, ये इतना मोल प्रेजेंट है किसका, गैस का, मतलब गैस की जगह तुम लिख सकते हो एक जो मीथेन है वो कितनी प्रेजेंट है, 178 इंटू 10 टू द पावर -5 ने मोल्स प्रेजेंट है। ठीक, समझ गए बात, इतना सॉल्युबल है। देखो क्या निकालना था, सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन कितनी है, एक्स मीथेन की 178 इंटू 10 टू द पावर -5 प्रेजेंट है। ठीक है, कब, जब इतना प्रेशर हो, ठीक है, और इतना डिग्री क्या हो, मतलब इतना केल्विन तुम्हारा टेम्परेचर दिया हो। समझ गए बात? ठीक, इजी था ना, बस तुम्हें क्या पता होना था, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन पता होना था, बाकी तो कर लोगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, ठीक है, इतना मोलर मास दिया है उसका, वॉज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड ए को मिलाया गया लिक्विड बी में। ठीक, अब क्या है उसका, तुम्हें मोलर मास बी का भी दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वॉज फाउंड टू बी। चलो ये काम की चीज़ है, लिखो वेपर प्रेशर P ऑफ प्योर, मतलब नॉट की बात चल रही होगी, किसकी, बी की, कितना दिया तुम्हें 500 टॉर दिया है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, मतलब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना P0A, तुम्हें ये निकालना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया तुम्हें 475 टॉर। मतलब कि देखो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ए और बी, लिक्विड ए और बी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लिक्विड ए प्रेशर बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल प्रेशर, ए को जब प्लस करोगे बी के साथ तो ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल प्रेशर, और वो कितना दिया तुम्हें 475 तुम्हें गिवन है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो तुम्हें गिवन थी, मॉलिक्यूलर मास तुम्हारे पास है, गिवन मास तुम्हारे पास है। ठीक, यहाँ पे भी गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास है। ठीक, तो चलो निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे, ये देखो हमें चाहिए है ये P0A, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा P इज इक्वल टू P0A XA।
ठीक। XA निकलता कैसे है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, उसका मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। मोल कंपोनेंट A है अगर, तो कंपोनेंट ऑफ A का मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अब देखो ये निकालते हैं। XA कैसा आएगा तुम्हारा, XA इज इक्वल टू, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा NA अपॉन NA प्लस NB। अब गिवन क्या क्या है फिर से देख लो, Na मतलब गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना है तुम्हारा 100, किसके लिए, A की बात चल रही है, अपॉन मोलर मास कितना है तुम्हारा 140, ठीक। चलो ये हो गया A की बात। अब B की देखो, NB की, NB का कितना है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 1000 गिवन मास, अपॉन मोलिकुलर मास कितना दिया है तुम्हें, मोलिकुलर मास दिया तुम्हें 180, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 555, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम, ठीक है, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 0.714, ये आ गया तुम्हारा। बस अब यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारी XA की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो पुट करते हैं हम XA की वैल्यू, XA इज इक्वल टू, ठीक, ये कितना है तुम्हारा 0.714, A की वैल्यू आई, रख दो यहाँ पे 0.714 अपॉन, ठीक, फिर से 0.714 प्लस ये कितना है तुम्हारा 5.55, कितनी है, ठीक है। XA की वैल्यू कितनी आएगी, XA इज इक्वल टू, होता वो चाहिए, ठीक है, हाँ चाहिए, इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा 0.114, समझ गए, कितना है तुम्हारा 0.114। अब XA आ गया है, तुम्हें ये चाहिए, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, ये तुम्हारे पास गिवन है, मतलब कि P0, अगर हम B की बात करें, ये A की बात थी, ठीक है, तो P0 B तुमको तो गिवन ही था, चाई B तुम्हें फिर से लगेगा। चाई B कैसे निकालोगे, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, और हाँ ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है, तो हमें पता है ये क्या होता है, चाई A प्लस चाई B इज इक्वल टू होते हैं 1। हमारे पास चाई A की वैल्यू है, ठीक है, तो इसको क्या रख सकते हैं, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, X से बोल रहा हूँ मैं उसको, ठीक है, चाई को X, ठीक, समझ गए बात, ठीक। बस है तुम्हारे पास, वैल्यू को पुट करो और XB की वैल्यू देखो, ठीक। XB की वैल्यू कितनी आएगी, XB इज इक्वल टू 1 माइनस 0.114, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.886, चाई B भी आ गया तुम्हारा 0.886। अब तुम्हारे पास क्या क्या आ गया, P0 A तुम्हें निकालना ही है, चाई A तुमने निकाल लिया, P0 B है क्या तुम्हारे पास, P0 B तुम्हारे पास गिवन है, कितना है तुम्हारा 500, और चाई B तुमने निकाल लिया। और क्या गिवन है तुम्हारे पास, टोटल, ठीक है। तो बस इसको टोटल को रखो और अपन P0 A की वैल्यू निकालते हैं। चलो देखो वो कैसे निकालते हैं, देखो ये, ठीक है, देखो ये, इसको मैं प्लस कर दूं, अगर इक्वेशन 1 इसको मान लूँ और इक्वेशन 2 इसको मान लूँ, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करूँ तो क्या होगा, PA प्लस PB इज इक्वल टू क्या होगा, P0 चाई A प्लस P0, ये A की बात है, ठीक है, B चाई B, ये होगा। अब मैं इसको बोल सकता हूँ भाई ये टोटल प्रेशर की बात चल रही पूरे सॉल्यूशन की, ठीक है, और टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी दी है हमें, 475 टॉर, तो रख दो यहाँ पे 475 टॉर इज इक्वल टू P0 A हमें निकालना है, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रख दो P0 A, चाई A हमने निकाला कितना है हमारा 0.114 प्लस, ठीक, P0 B तुमको दिया है 500, रख दो 500 इंटू चाई B तुमने निकाला कितना है 0.886, यहाँ पे रख दो 0.886, ठीक है। अब इधर से जब तुम PA0 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 280.7, कितना आएगा तुम्हारा P0 इज इक्वल टू आएगा, P0 A इज इक्वल टू आएगा 480.7, 280.7। ये सारी टर्म तुम्हें टॉर में है, ये भी टॉर में है, ठीक, ये भी तुम्हें टॉर में दी है, तो आंसर भी हमारा किस में निकलेगा, प्रेशर है, तो ये निकलेगा टॉर में। समझ गए मेन तुम्हें पता क्या था, बहुत ही सिंपल था, तुम्हें बस दो रिलेशन पता होने थे, कंपोनेंट A कंपोनेंट B तुम्हें गिवन है, ठीक है, पूरे सॉल्यूशन का तुम्हें गिवन होना था, फॉर्मूले को पुट करना, आंसर आना। समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन, ठीक है, प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इतना तुम्हें दिया है, इतने टेम्परेचर पे, ठीक, एट 741 एट, तुम्हें मतलब इतना क्या दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, तुम्हें प्रेशर दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, एज्यूमिंग दैट दे आर आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज, पूरे की पूरी जगह पर वो आइडियल सॉल्यूशन ही थे, ठीक, कंपोजिशन ऑफ प्लॉट, ठीक। अब तुम्हें टोटल प्रेशर दिया है, ठीक है,
प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेशर ऑफ एसीटोन, ठीक, एज अ फंक्शन ऑफ किसके रिस्पेक्टिव में दिया तुम्हें, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन, ठीक। द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्व एज अ डिफरेंट कंपोजिशन, तो कुछ डाटा मिला है वो हमें दिखाया गया है, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करना है और ये बताना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है। तो चलो प्लॉट बना के देखते हैं कि ये कैसे शो कर रहा है। तो देखो, अगर जब भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, जब हम उसको वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि हमें दिख रहा है कि ये जो लाइन है ये जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और होता क्या है, देखो रॉल्स लॉ क्या कहता है, आइडियल सॉल्यूशन वही होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो कहता क्या है कि भाई जब क्या हो, जब ए हो, एक कंपोनेंट हो, मान लो ए है और एक है बी और बी, ठीक, जितना प्रेशर इनका है, समझ रहे हो, जितना प्रेशर इनका है उतना ही प्रेशर जब इन दोनों का साथ में एक कंपाउंड बनेगा ए बी, ठीक है। ये है इंट्रामोलिकुलर फोर्स में जितना अट्रैक्शन है उतना ही अट्रैक्शन होना चाहिए जब इंटरमोलिकुलर बनेगा, मतलब कि जब दोनों के साथ बनेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा फॉलो नहीं होता है ज़्यादातर, तो समझ गए बात, या तो क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन हमें पता है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो देखो, अगर दो चीज अब होती हैं, क्या दो कंडीशन बैठता है कि अगर मान लो इनका जो है, इनका अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जब इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें इधर ही एनर्जी देनी पड़ेगी इनको तोड़ने के लिए, ठीक है। इनको तोड़ने की एनर्जी देने पड़ेगा और जब वो बनाएगा ये, ठीक है, जब बनाएगा वो ए और बी, समझे ना ये बात। देखो, इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इन दोनों का, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है दोनों का, ठीक। तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, ठीक। तुमने एनर्जी दी और तब भी इनने कंपाउंड बना लिया, लेकिन अभी भी ये कंपाउंड तुम थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो एवापोरेट हो जाए या ये कंपाउंड टूट जाए, ठीक है। तब कौन सा डेविएशन शो होगा, जब तुम्हारा डेविएशन शो होगा पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि तुम थोड़ी सी एनर्जी दो और वो वेपर बहुत जल्दी बनाएंगे, बहुत ज़्यादा वेपर बनाएंगे, ठीक है। पहली चीज़ ये होगा, पहला चीज़। अब दूसरी चीज़ इसमें होती है कि भाई इनका अट्रैक्शन बहुत वीक हो, क्या हो, तुम्हारा बहुत अट्रैक्शन वीक हो। अब अट्रैक्शन वीक है, तुमने थोड़ी सी एनर्जी दी तो क्या हुआ, ए अलग हो गया, ठीक। सेम यहाँ पे जब तुमने दिया तो बी अलग हो गया। लेकिन जब इन दोनों को अपन ने एक साथ में लाया और इनका कंपाउंड बनाया तो उन्होंने बनाया ए और बी उन्होंने बनाया, ठीक है। हमने ये देखा कि ये दोनों जब जब ए के साथ था और जब बी के साथ था तो इनका अट्रैक्शन बहुत कम था, लेकिन जब हमने इनको प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, जब इन दोनों का प्रोडक्ट बना, ए बी बना, तो इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, समझ गए। इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। अब जब फोर्स ज़्यादा है, ठीक, सॉल्यूशन तुम्हारा बन गया। अब जब तुम उसको क्या करोगे, हीट दोगे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ही क्या देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। उसके बाद वो थोड़े से क्या बनाएंगे, वेपर बनाएगा, थोड़े से वेपर फेस में जाएगा वो, ठीक है। और वेपर फेस में वो क्या जाएगा, बहुत कम जाएगा, ठीक है। इस टाइप के वेपर प्रेशर तुम्हें क्या मिला, कम मिला। इस टाइप के डेविएशन को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, समझिए बात। देखो, मान लो हमने कैलकुलेट किया था किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। हमने कैलकुलेट किया था कि भाई वेपर प्रेशर आना चाहिए 100, ठीक है, वेपर प्रेशर आना चाहिए 100। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन ही अनस्टेबल था, क्योंकि वो साथ में नहीं रहना चाह रहे थे। अनस्टेबल तो नहीं, लेकिन उनका जो फोर्स था वो बहुत कम था, समझ गए बात, ठीक। तो अब क्या हुआ, जब हमने उनको एनर्जी दी, ठीक, जब हमने उनको एनर्जी दी तो उनने वेपर कितना बना लिया, 112 बना लिया। मान लो कितने वेपर की वैल्यू आ गई, 112। तो देखो ये हमारे एक्सेप्ट क्या है, जब हमने सोचा था ऑब्जर्व वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू आई तो वो होता तुम्हारा पॉजिटिव डेविएशन, समझ गए बात, ठीक है। उसमें ग्राफ जाता है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ जाता है वो, अपवर्ड डायरेक्शन में। इतना ज़्यादा तो नहीं जाता है, लेकिन जाता है, समझ गए बात। चलो दूसरी चीज़, हमने ऑब्जर्व किया था कि भाई 100 ही बना रहा था वेपर, 100 ही बनाना था, ठीक। लेकिन अब क्या हो, जब उस ऑब्जर्व किया, साथ में तो वो नहीं थे अच्छे से, जब हमने मिक्स किया और वो उनने साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर ली, जिसके कारण वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। अब जब वो स्टेबल हो गए, ठीक है, उनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, तुम्हें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व किया, जब हमने 100 का वैल्यू लेके चल रहे थे हम, ठीक है, लेकिन हमारी वैल्यू आई 90, ऑब्जर्व वैल्यू से कम आई, इसका मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है सॉल्यूशन में, ठीक है।
तो इस टाइप में हमारा होता है नेगेटिव डेविएशन। और जो ग्राफ है मान लो हमने सोचा था कि हमारी वैल्यू इधर आनी चाहिए थी, समझ गए, ये हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी, समझ गए, ये आया पॉजिटिव क्योंकि उससे ज़्यादा वैल्यू आई। नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को और वैल्यू आएगी तुम्हारी नीचे। और यही सॉल्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डाउन कर्व। डाउन कर्व क्या बता रहा है तुम्हें, डाउन कर्व बता रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। समझ गए बात, समझ गए बात, ठीक है। और एनर्जी का भी देख लिया हमने, अगर ज़्यादा एनर्जी किस सॉल्यूशन में होगी और कम एनर्जी किस सॉल्यूशन में होगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या था, नेगेटिव डेविएशन इसका आंसर, समझ गए, क्योंकि डाउन कर्व मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। चलो बहुत अच्छे। तो देखो अब क्या है, बेंजीन एंड टोलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन बना रहे कौन, बेंजीन और टोलुइन। ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन तुम्हें गिवन है, ठीक। तुम्हें क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है किसका, बेंजीन और टोलुइन का कितना दिया है, 50.71 और 32.06, ठीक। अब कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक। अब मोल की बात हो रही है तो फिर से गिवन अपन मॉलिक्यूलर अपने मन में ही लगा लेना, ठीक है, ठीक। इन वेपर प्रेशर इफ 80 ग्राम ऑफ, गिवन दे दिया तुम्हें, 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन, दोनों के गिवन तुम्हें दे दिए, मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता ही होता है। मोल फ्रैक्शन जल्दी से निकालो, मोल्स ऑफ बेंजीन निकालते हैं पहले। बेंजीन वो क्या होगा, गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो अब मैं वो नहीं लिख रहा हूँ गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर, सीधे सॉल्व करते। गिवन कितना है तुम्हें 80, अब मॉलिक्यूलर कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। 6 × 12 72 + 6 78, रख दो इधर 78। अब उसके बाद सिमिलरली ऐसे निकालो टोलुइन का कितना आएगा तुम्हारा, देखो ये टोलुइन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, एक हाइड्रोजन कम कर दो और कहाँ पे क्या लगा दो, CH3 लगा दो, C6H5CH3, एक कार्बन बस बढ़ गया है, ठीक, एक कार्बन बढ़ गया है और तुम्हारे हाइड्रोजन बढ़ गए, ठीक। कार्बन कितना बढ़ा, 12 बढ़ा, ठीक। अब चलो देखो, अब तुम्हारे पास गिवन है, गिवन तुमको दिया है 100 अपॉन, अब मॉलिक्यूलर कितना आएगा तुम्हारा, ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो मॉलिक्यूलर, यह आएगा 92, यहाँ पे रख दो 92, ठीक। जब इन दोनों को जब तुम कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 1.026, ठीक है, और 1.087, समझ गए बात, दो वैल्यू आ गई, NB आ गया और NT आ गया तुम्हारा, समझ गए। NB में इसलिए NB मतलब बेंजीन और NT मतलब इसको मैं ऐसे लिख लो, NB मतलब इसकी बात चल रही है और NT की मतलब ये बात चल रही है। अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, चाई A इज इक्वल टू Na अपॉन टोटल Na प्लस NB, ठीक है, टोटल Na प्लस NB। चलो निकालो, चाई A इज इक्वल टू Na कितना है तुम्हारा 1.026 अपॉन टोटल कितना है तुम्हारा 1.026 प्लस यह है 1.087, तो चाई A की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, ठीक है, चाई A की वैल्यू कितनी आएगी 0.486 आ गई। और अब बताओ ये बाइनरी सॉल्यूशन है कि नहीं, ये दोनों चीज़ों से मिलके बना है, ठीक, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हम चाई B की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है, चाई A प्लस चाई B इक्वल होते हैं 1, ठीक है। चाई A की वैल्यू है, चाई B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ठीक है, ये हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। चलो अब क्या वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें, ठीक। चाई B क्या हो जाएगा, चाई B इज इक्वल टू 1 माइनस चाई A क्या है तुम्हारा 0.486, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.514, चाई A चाई B आ गई, ठीक है। चलो चाई A चाई B आ गई है। अब दूसरा देखते हैं, आगे इसका स्टेप देखो। अब क्या है हमारे पास निकालना, हमको प्रेशर तो गिवन है, चाई A चाई B हमने निकाल लिया है, तो बस फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, P इज इक्वल टू P0, क्या अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो मैं B लिख दूँ और यहाँ पे लिख दूँ चाई B। अब क्या प्रेशर निकालो, P इज इक्वल टू, तुम्हें किसका प्रेशर दिया था, तुम्हें प्रेशर किसका दिया है, बेंजीन का दिया है कि नहीं दिया, देखो प्रेशर तुम्हें बेंजीन का कितना दिया है, तुम्हें प्रेशर दिया है 50.71 इंटू चाई A निकाला था हमने, कितना आया था हमारा 0.486, ठीक है, ये आया था। जब P की वैल्यू सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो ये कितनी आएगी तुम्हारी 24.65 mmHg, ये किसकी आई, ये आई तुम्हारी बेंजीन की। सिमिलरली किसके निकालो, अब टोलुइन के निकालो, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P0, ठीक, T की बात कर रहे हैं जब अगर टोलुइन की बात कर रहे हैं, X, ठीक, ये B,
ठीक है, चलो अब निकालो, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू कितना है प्रेशर तुम्हारा 32.06, ये तुम्हें गिवन है, इनटू चाई भी हमने कितना निकाला था, हमने निकाला 0.514 है ना। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 16.4, ठीक है 16.4। चलो ये आ गया तुम्हारा P किसका, ये आ गया तुम्हारा टोल्यूइन का, ये आ गया बेंजीन का, ये आ गया टोल्यूइन का। अब देखो हमें क्या निकालना था, 80 ग्राम ऑफ बेंजीन जब किस में हो, टोल्यूइन में, मतलब कि दोनों की बात चल रही है जब तुमने दोनों को मिला दिया गया है। समझ गए, कब की बात चल रही है, जब तुमने बेंजीन को किस में मिला दिया है, टोल्यूइन में मिला दिया। तो मतलब अब मैं इसको पूरा टोटल कंपोनेंट का करूंगा ना, अब मैं क्या बोलूंगा, टोटल प्रेशर कितना होगा, P टोटल कितना होगा, प्रेशर किसका, बेंजीन का, और प्रेशर किसका, टोल्यूइन का, है ना। प्रेशर कितना है बेंजीन का, ये है तुम्हारा 24.65 प्लस टोल्यूइन का कितना है 16.4, ये होगा PT कितना आएगा तुम्हारा 41.13, ये आ गया तुम्हारा टोटल। अब तुम्हें निकालना क्या है कि भाई जब इतना प्रेजेंट हो किसमें, इतने में, चलो ठीक है निकालते हैं। तुम्हें सिर्फ किसका चाहिए, बेंजीन का चाहिए ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, बेंजीन का रख के टोटल के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा तुम्हारा सिर्फ बेंजीन का प्रेशर, ठीक है। चलो निकालते हैं। अब बेंजीन का कितना है तुम्हारा 24.65 mmHg अपॉन कितना है 41.13, यही है, ये सिर्फ बेंजीन का और ये है तुम्हारा टोटल, ठीक है। बस हमने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा क्या, बेंजीन का, बेंजीन इज इक्वल टू आएगा 0.60। देखो मोल फ्रैक्शन मतलब चाई बी कितना आया भाई 0.60 आया। अब ये कैसे आया देख लो एक बार और, ये प्रेशर था, ठीक है, इतना प्रेशर मतलब टोटल इतना प्रेजेंट है, ठीक है, इतना टोटल प्रेजेंट है। अगर हम क्या करें कि टोटल को, ठीक है, टोटल को हम डिवाइड कर दें किससे, दोनों के साथ के, दोनों मतलब दोनों साथ में है ना, दोनों के साथ से, तो क्या जाएगा, बेंजीन 0.460 हो जाएगा। इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो, ये बेंजीन का है ना, यहाँ पे क्या जाएगा टोटल प्रेशर अपॉन P0B इज इक्वल टू XA, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा किसका है, ये है तुम्हारा पूरा बेंजीन का, और अपॉन टोटल तुम्हें गिवन ही है, टोटल तुम्हें गिवन है, तो कितना देगा 41.3, तो ये तुम्हारा आ गया चाहिए मतलब बेंजीन की बात चल रही है, ठीक है, समझ गए बात। चलो ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो देखो अब क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, ये तो पता है हमको, ठीक है। द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये भी पता है कि ज़्यादा कंपोनेंट कौन से होते हैं, या तो नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, ठीक। विथ अप्रॉक्सीमेट प्रपोर्शन 20% इज टू 79% बाय वॉल्यूम 298 केल्विन पे, ठीक है। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विथ एयर एट द प्रेशर, तुम्हें क्या है भैया प्रेशर दिया है एयर का, ठीक है, एट 298 केल्विन इफ द हेनरीज कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तुम्हें दोनों के लिए हेनरीज कांस्टेंट दिए हैं, मतलब KH तुमको गिवन है दोनों के लिए KH, ठीक। mmHg कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैसेज इन वाटर, ठीक है। चलो कंपोजिशन हमें क्या निकालना है कंपोजिशन हमें बताना है कि वाटर में कैसे प्रेजेंट होंगे, तो चलो निकालते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें क्या दिया, ऑक्सीजन कितना दिया तुम्हें 20%, ठीक है, द मेजर कंपोनेंट, ठीक, अप्रोक्सीमेट प्रपोर्शन 20% तुम्हें दिया है एट इतने 298 पे 20%। अगर मतलब ऑक्सीजन की अगर बात चल रही है प्रेशर की, मतलब कि इसको मैं देख सकता हूँ 20/100, मतलब 100 में से ही तो सिर्फ 20 पार्ट जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा, ठीक है। अब कितने प्रेशर पे बात चल रही है भाई, ये प्रेशर पे बात चल रही है इंटू 10 ATM पे, ATM पे बात चल रही है, ठीक है। और ये सब तुम्हें किस में दिया है, ये तुम्हें MM में दिया है, तो या तो तुम्हें ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, या तो तुम्हें इसको ATM में करो, या तो फिर इसको तुम उसमें कन्वर्ट करो, चलो वो बाद में देखेंगे। ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, मतलब कि 2 ATM। प्रेशर कितना है इसका, प्रेशर ऑक्सीजन का है 2 ATM, ठीक है, ये आ गया। अब ऐसे सिमिलरली निकालो किसका, नाइट्रोजन का क्या आएगा तुम्हारा PN2 इज इक्वल टू, ठीक है, कितना दिया तुम्हें 79%, कितने प्रेशर पे, 10 प्रेशर पे, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 7.9, ये क्या है ATM, ठीक है, ATM है। अब चलो ये सब तो तुम्हारा आ गया, अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें हेनरीज लॉ भी दिया है। हेनरी लॉ क्या कहता है भाई, प्रेशर जो है
वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। समझ गए ना बात, Hg के। ठीक, तो देखो अब तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें प्रपोर्शन ही तो निकालना है। प्रेशर तुम्हारे पास दोनों गैस के हैं, तो चलो अब हम बात करते हैं किसकी। देखो सॉल्युबिलिटी तुम्हें निकालना है, क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी मतलब कंपोजिशन ही निकालना है ना, तुम्हें मोलर ही निकालना है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, XO2 की अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, PO2 अपॉन क्या हो जाएगा, KH हो जाएगा। समझे, अगर मैं यहाँ पे O2 की बात करूँ तो मैं लिख रहा हूँ प्रेशर ऑफ O2 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। समझ गए बात, ठीक। चलो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, HiO2 इज इक्वल टू क्या आएगा, P की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन KH की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3.30 इंटू 10⁻7 mm, और ये है तुम्हारा ATM। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm Hg होता है ना, यही होता है। तो बस एक ATM की वैल्यू पुट कर दो 760 mm Hg। समझ गए बात, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करोगे तुम तो क्या आएगा तुम्हारा, ChiO2 इज इक्वल टू आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻5। समझ गए बात, कितना आएगा 4.6 इंटू 10⁻⁻5। तो ये तुम्हारी वैल्यू किसकी आ गई, ऑक्सीजन की आ गई। चलो अब सिमिलरली किसकी देखते हैं हम, अब नाइट्रोजन की देखते हैं। नाइट्रोजन की कैसे निकालोगे, N2 इज इक्वल टू, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, प्रेशर किसका, N2 का अपॉन हेनरीज कांस्टेंट। सिमिलर चलते चलो, ठीक है। अब सीधे वैल्यू पुट करूंगा मैं इधर, ठीक है। ये क्या आएगा 7.9 इंटू 760 कहाँ से आया, अभी बताया था, ठीक है। KH कितना दिया इसके लिए तुम्हें 6.51 इंटू 10⁻7 Chi-N2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, यह आएगा तुम्हारा 9.22 इंटू 10⁻⁻5। समझ गए, समझ गए। बस तुम्हें क्या पता है, मेन जो है तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार अच्छे से लिख दे रहा हूँ कि वैल्यू क्या क्या आई तुम्हारी। Chi-O2 कितना है तुम्हारा 4.6 इंटू 10⁻⁻5 और Chi-N2 कितना है तुम्हारा 9.22 इंटू 10⁻⁻5। ये दोनों वैल्यू तुम्हारी आई। समझ गए कैसे आई, देखो सब का सब तुम्हें किस में दिया था, तुम्हें ATM में गिवन था, तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा mmHg में, ठीक है। तुम्हें पूरा का पूरा फॉर्मूला पता है किसका, हेनरीज कांस्टेंट वाला। हेनरी का तुम्हें पूरा लॉ पता है, वो क्या है तुम्हारा, प्रेशर इज इक्वल टू KH, Hg मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, ठीक है। यही होता है, बस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस हमें निकालना था कि कितना कंपोजिशन उसका प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस उसको वहाँ पे रखो, यही आ जाएगा तुम्हारा प्रेशर अपॉन KH। बाकी वैल्यू तुम्हें पूरी पता थी, बस ये आ जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला। समझ गए बात, ईजी था ना। चलो ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। अमाउंट ऑफ CaCl2 मतलब वेट निकालना है उसका, ठीक है। डिजॉल्व इन इतने लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें कितना दिया है 0.75 ATM और 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो चलो पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक। आई हमको गिवन है 2.47, ठीक है। अब और क्या क्या गिवन है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 0.75 ATM में, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, और हमें पता है ऑस्मोटिक में हमें टेम्परेचर जो है केल्विन में चाहिए रहता है, तो हम इसको लिख लेते हैं 273 प्लस 27, तो ये जाएगा तुम्हारा 300 केल्विन, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब उसके बाद तुम्हें क्या है, देखो तुम्हारे पास किसका वेट निकालना है, तुम्हें CaCl2 का निकालना है, और वॉल्यूम भी तुम्हें गिवन है 2.5 लीटर, ठीक। चलो देखते हैं हम फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT, ठीक है, ऐसे गिवन है। अब C को हम क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू आई, C क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम R, और ये T। अब बताओ R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू होती है तुम्हारी 0.082, ठीक है, 0.082। अब यूनिट क्या होती है उसकी, यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं वो क्या होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा लीटर ATM केल्विन इनवर्स, ठीक है, मोल इनवर्स, लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखो यहाँ पे भी केल्विन, इसलिए हमने इसको भी कन्वर्ट किया। समझ गए बात, ठीक। तो ये जो है वैल्यू को याद रखना, सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये बहुत जगह लगेगी। बस अब क्या वैल्यू पुट करते चलो, देखते चलो। देखो
ये तुम्हारे पास गिवन है। चलो एक और चीज़ देख लो, अब मैं इसको इधर पे लिखूँ पाई वी इज इक्वल टू आई, एन को मैं लिख सकता हूँ क्या, गिवन मोल अपॉन मॉलिकुलर। तो मैं इसको गिवन को मैं शो कर रहा हूँ, डब्ल्यू को मैं शो कर रहा हूँ, डब्ल्यू मतलब गिवन मास, ठीक है, और मॉलिकुलर मतलब एम मतलब मॉलिकुलर मास, ठीक है। मैं इधर लिख दिया हूँ, समझ जाना। इसको मैं लिख रहा हूँ आई इंटू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू आर इंटू टी, ठीक। सारी की सारी वैल्यू है हमारे पास, चलो पुट कर देते हैं। पाई कितना है तुम्हारा, पाई हमने कितना लिखा है 0.75 इंटू वॉल्यूम कितना है तुम्हारा लीटर में, वो तुम्हें दिया है 2.5 इज इक्वल टू, अब आई है कि नहीं है तुम्हारा 2.47 इंटू गिवन है नहीं है, गिवन को सीधे लिख दो डब्ल्यू अपॉन मॉलिकुलर मास, तो हम निकाल ही सकते हैं कैल्शियम, ये कितना है 40 प्लस ये कितना है 2 इंटू क्लोरीन का कितना होता है 35.5, लिख दो 35.5, 35 टू 70, ये हो जाएगा 71, ठीक है। ये हो जाएगा 40 प्लस 71, ये हो जाएगा तुम्हारा 111, समझ गए, 111 ग्राम। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 111, समझ गया, 111 इंटू आर की वैल्यू अभी देखी 0.082, ठीक, इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। बस डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, सब टर्म को इस साइड लेके आ जाओ, पुट कर दो, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा, देखो अब ये सब किस में आ जाएंगे, इसके नीचे में जाएंगे और डब्ल्यू ऊपर ही रहेगा, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 3.42 ग्राम। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 3.42 ग्राम, समझिए बात, ठीक है, ये आ गया 3.42 ग्राम। अब देखो ये वैल्यू एक बार बताना है कि कहाँ से आई, ये वैल्यू बताना है का, ठीक है। चलो यहीं से देख सकते हो तुम लोग, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्या है तुम्हारा पाई इंटू आर की वैल्यू अगर सिर्फ निकालने तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू सी इंटू टी इज इक्वल टू आर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है केल्विन, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है अपना मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो लीटर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा लीटर, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स, ठीक है। आई की वैल्यू कुछ होती नहीं क्योंकि वो दोनों कट जाते हैं, हमें पता है, ठीक है। और पाई मतलब क्या है प्रेशर है, तो ये हो जाएगा एटीएम, ठीक है, एटीएम मोल इनवर्स लीटर केल्विन इनवर्स, समझिए बात, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई हमारी, और ये हमारा इतना वेट किसका CaCl2 का प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसलिए एडिशनल बता दी क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। चलो ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, पाई निकालना है, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग कितने मिलीग्राम 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर, इतने डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट इट्स कंप्लीटली डिसोसिएट। ये सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा डिसोसिएट हो गया, हमें ऐसा एज्यूम करना है। चलो डिसोसिएट हो गया है मतलब क्या, कैसे हुआ होगा, K2SO4 इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू नहीं गिव्स, कैसे डिसोसिएट हुआ होगा रिवर्सिबली, ठीक है। K 2 आयन देगा अपने प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे ही होगा डिसॉल्व भाई, 2 आयन किसके आएंगे पोटेशियम के और सल्फेट मिलेगा हमें, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब तो हो गया हमारा। अब हम एक बार देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें निकालना है, तो पाई हमको निकालना है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन वेट है, ठीक है, गिवन वेट है W इज इक्वल टू कितना है 25 mg, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, वॉल्यूम है हमारे पास 2 लीटर, ठीक है। टेम्परेचर है हमारे पास, टेम्परेचर हम हमेशा किस में लेते हैं केल्विन में, क्योंकि आर की वैल्यू अभी देखी थी हमने, वो भी किस में आती है केल्विन में, ठीक है। चलो क्या है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करोगे 273 प्लस 25, तो ये कितना जाएगा तुम्हारा 298 केल्विन, ठीक है। चलो एज्यूमिंग दैट ये पूरा डिसोसिएट हो गया, मतलब हमें क्या क्या चाहिए रहेगा, पाई इज इक्वल टू क्या होता है आई, सी की जगह मैं सीधे रख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स, मतलब देखो N अपॉन V लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझ जाना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब किसकी बात चल रही है C की, IC, R इंटू T, R की वैल्यू तो हमें पता होती है, R की वैल्यू फिर से लिख लो, क्या होगी 0.082, ठीक है, यूनिट लिख लेना, ठीक। बस अब रख दो यहाँ पे, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, रख दो यहाँ पे, देखो पाई की वैल्यू इंटू वॉल्यूम को इधर लेके आ रहा हूँ 2 इज इक्वल टू आई क्या होता है, आई होता है कि कितना आयन डिसोसिएट हुआ है,
ठीक है। तो कितने आयंस बने हैं हमें ये बताओ भाई। 2 आयंस बने हैं पोटेशियम के और 1 आयन बना है किसका, SO4 का। तो 2 + 1 कितने आयन बने, 3। तो I की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3। समझ गए, कितना डिसोसिएट हुआ उससे मतलब है, समझ गए बात। ठीक, हमने उसमें भी पढ़ा था, फिर से वन टॉप फैक्टर का वही वाला लगा लेना कि सॉल्यूट के पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। समझ गए, बिफोर डिसोसिएशन तो एक ही था ना, समझ गए बात। चलो ठीक, वहां से निकालने तो I की वैल्यू आई 3 इंटू, अब n की वैल्यू कहां से लेके आओगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास कितना है हमारा, गिवन मास है हमारा 25 mg। अब बचा मॉलिक्यूलर मास। ठीक, मॉलिक्यूलर मास किसका, K2SO4 का। K2SO4 क्या आएगा, 2 × 39 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस 4 × 16। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा तुम्हारी वैल्यू 174 ग्राम, 174 ग्राम। ठीक है, यहां पे रख दो 174 ग्राम इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है 298। सब कुछ है हमारे पास, बस अब एक चीज गौर करो, ये mg में, ये ग्राम में। ठीक है, या तो इसको कर लो तुम ग्राम में, या तो इसको कर लो तुम mg में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से करते हैं ग्राम में, क्योंकि ग्राम बड़ी यूनिट है इसलिए उसको कर रहे हैं। ठीक, बस लेके चल जाओ, पाई इज इक्वल टू, सीधे इधर कर दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा ये 3 इंटू, इसको करो 25 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 174, 2 इधर आ गया तो इंटू 2। ठीक, इंटू 0.082 इंटू 298। समझ गए, तो पाई की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी, पाई की वैल्यू आएगी 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। ATM क्यों आया, प्रेशर है, ATM के टर्म में आता ही आता। समझ गए बात, तो कितना है 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। समझ गए बात। ठीक है, क्या क्या लग रहा था तुम्हें, बस तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, I क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास कन्वर्ट करना मत भूलना। और पिछली बार भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि जब भी यूनिट दिखे सबसे पहले उन पे अंडरलाइन करो, जैसे mg, जैसे कि लीटर, जैसे कि तुम्हें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, तो ये सबको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर को तो नहीं लेकिन दोनों को तो कन्वर्ट करना पड़ा ना, तो सबसे पहले उन पे सर्कल लगाओ। समझ गए बात। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। चलो इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन के साथ हमने ये वाला चैप्टर कर दिया फिनिश। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, साथ में करा होगा। ठीक है, वैल्यूज़ में थोड़ा इधर उधर अच्छे से देखते जाना। ठीक है, चलो R की वैल्यू हमने देखी थी, वो जो क्या है तुम्हारा जो यूनिट है वो याद रखना अच्छे से। ठीक, चलो ठीक, तो मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्न हब, फ्री है पर बेस्ट है।